हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे आप लोग? बढ़िया हैं। चलिए, तो आज हम आप लोगों के साथ ह्यूमन रिप्रोडक्शन क्लास 12 का लेक्चर नंबर 19 डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम एम्ब्रियोलॉजी वाले पार्ट का oogenesis आप लोगों के साथ पढ़ेंगे। 18 नंबर लेक्चर में हम आप लोगों के साथ स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ चुके थे, जिसमें हम ये देख रहे थे कि स्पर्म कैसे फॉर्म होता है, कि जैसे एक प्रिमोर्डियल जर्म से 4 स्पर्म बना रही थी। ठीक है, ऐसे ही आज हम देखेंगे कि oogenesis में ओवम कैसे बनता है। ठीक, तो इसका हम डिटेल एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, 12th में भी ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, तो आप लोग हेडिंग डाल दीजिए oogenesis। क्या फॉर्म करेगा? ओवम। तो चलिए अब हम देखेंगे, जैसे oogenesis तो ओवम बनेगा, तो oogenesis प्रोसेस होगी कहाँ? तो oogenesis प्रोसेस होगी फीमेल का जो प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन है। सबसे पहले यदि हम इसकी डेफिनेशन देखें oogenesis की, तो आप इसको बोल सकते हो प्रोडक्शन ऑफ ओवम। ओवम का जो प्रोडक्शन होता है वो होता है oogenesis। प्रोडक्शन ऑफ ओवम इन प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन इन फीमेल। फीमेल का जो प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन होता है वहां पे ओवम का प्रोडक्शन ही क्या कहलाता है? oogenesis, जो कि कहाँ होता है? ओवरी में। कहाँ होता है? ओवरी में। ये ओवरी है। ओवरी में सबसे पहले जो इसकी प्रीमोर्डियल जर्मिनल एपिथेलियम होती है, ओवरी में जो इसकी प्रीमोर्डियल जर्मिनल एपिथेलियम होती है, ठीक है, प्रीमोर्डियल जर्मिनल एपिथेलियम, तो प्रीमोर्डियल जर्मिनल एपिथेलियम से फॉलिकुलर सेल्स बनती हैं। क्या बनती हैं? ये फॉलिकुलर सेल बनती हैं, और ये फॉलिकुलर सेल आगे डेवलप होके बनाती हैं ओवम। तो ये फॉलिकुलर सेल्स यानी प्रीमोर्डियल जर्मिनल एपिथेलियम से फॉलिकुलर सेल, और फॉलिकुलर सेल से ओवम कैसे बनता है, इसका हम डिटेल एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे oogenesis में। तो सबसे पहले चलिए हम ये वाले प्रीमोर्डियल जर्मिनल एपिथेलियम सेल यहाँ ले लेते हैं। तो ये हो गया हमारा प्रीमोर्डियल जर्मिनल एपिथेलियम सेल। ये हो गई प्रीमोर्डियल जर्मिनल एपिथेलियम सेल, जिसको हम यहाँ पे बोल रहे हैं, जो कि 2n होती है प्रीमोर्डियल जर्मिनल एपिथेलियम सेल, उसको मैंने बोल दिया oocyte। क्या बोल दिया? oocyte। अब इस प्रीमोर्डियल जर्मिनल एपिथेलियम सेल oocyte में हम करवाते हैं माइटोसिस। क्या करवाते हैं? माइटोसिस। तो माइटोसिस क्या होता है? सेम डिवीजन, मतलब कि इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम होते हैं। तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम यानी कि ये 2n से 2n ही बनेगा। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम रहेंगे ये हमारा 2n ही रहेगा, है ना, जिसको हम बोलेंगे क्या? ये हमारा 2n है। ये बनता है एट एम्ब्रियोनिक स्टेज। एट एम्ब्रियोनिक स्टेज, जो कि 5th मंथ ऑफ इंट्रायूटेराइन लाइफ। 5th मंथ ऑफ इंट्रायूटेराइन लाइफ में ये बन जाता है oogoनियम, जो कि रहते हैं 7 मिलियन। कितने रहते हैं? 7 मिलियन। ठीक है, अब इसी जो हमारा देखिए यहाँ से उस साइड से oogoनियम का बनना, ये वाला हमारा कहलाता है कौन सा? जैसे हमारा oogenesis 3 स्पर्मेटोजेनेसिस जैसे 3 स्टेप में डिवाइड था, ऐसे हमारा oogenesis भी 3 स्टेप में डिवाइड होगा। कौन सा? एक इसका पहला होगा मल्टीप्लिकेशन, oogenesis का पहला होगा मल्टीप्लिकेशन, दूसरा होगा ग्रोथ, और तीसरा होगा मैचुरेशन। ठीक है, तीसरा होगा मैचुरेशन। अब देखिए, जैसे मैंने बोला कि oocyte यानी कि प्रीमोर्डियल जर्मिनल एपिथेलियम सेल oocyte से
उगोनियम का फॉर्मेशन होना, उस साइड से उगोनियम का फॉर्मेशन होना, मतलब 5th मंथ ऑफ इंट्रायूटेराइन लाइफ एट एम्ब्रियोनिक स्टेज में ये थे 7 मिलियन। अब इनमें क्या होगा, अब इनमें होगा अगेन माइटोसिस। अब इसमें हुआ, फिर से माइटोसिस हुआ। जब फिर से इसमें माइटोसिस होगा तो ये हमारा क्या बनेगा, जैसे ही इसमें माइटोसिस होता है, अब इसमें होगा, ये हो गया हमारा 7 है ना। ये 7 मिलियन मतलब जो oogenesis होता है 3 स्टेप में कंप्लीट होता है। पहला हो गया मल्टीप्लिकेशन, तो पहला स्टेप इसका हो गया मल्टीप्लिकेशन। अब इसमें क्या होगा, इनलार्जमेंट। अब इसमें होगा इनलार्जमेंट। इनलार्जमेंट होता है तो इसका साइज नॉर्मल साइज से बड़ा हो जाएगा। इसके यहाँ पे गोल्जी बॉडी, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी बॉडी, ठीक है। इसमें हुआ इनलार्जमेंट, इसका साइज बड़ा हो गया। अब इसका जो साइटोप्लाज्म में मेनली इसके साइटोप्लाज्म में मेनली माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी बॉडी होता है। ये हो गया मल्टीप्लिकेशन फेज। यहां से ग्रोथ फेज स्टार्ट हो जाता है। यहां से अपना क्या होता है, ग्रोथ फेज स्टार्ट होता है यहां से। जब यहां से ग्रोथ फेज स्टार्ट होता है तो इसके जो ग्रोथ फेज जब स्टार्ट होता है तो उगोनियम में कुछ चेंजिंग होती है। जो चेंजिंग है तो इसके न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म में अलग अलग होती है। न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म में अलग अलग चेंजिंग होती है। जैसे न्यूक्लियस में क्या चेंजिंग होती है, साइटोप्लाज्म में क्या चेंजिंग होती है, अभी हम इसका डिटेल देखेंगे, ठीक है। तो जैसे मान लो यदि हम न्यूक्लियस की बात करें तो न्यूक्लियस में क्या क्या चेंजिंग होती है, तो अपन देख लेते हैं पहले थोड़ा सा न्यूक्लियस। तो सबसे पहले इसका साइज बड़ा हो जाता है न्यूक्लियस का। यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूक्लियोलस इंक्रीज हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, इस न्यूक्लियस में लैम्प ब्रूस क्रोमोसोम का फॉर्मेशन हो जाता है। फॉर्मेशन ऑफ लैम्प ब्रूस क्रोमोसोम का फॉर्मेशन हो जाता है। यहां पे एक्टिविटी इंक्रीज ऑफ डीएनए की एक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। और डीएनए की एक्टिविटी इंक्रीज होने की वजह से डीएनए फॉर्म डीएनए आरएनए फॉर्म करने लगता है। मतलब कि यहाँ जैसे ये स्टेज खत्म होती है तो उगोनियम में क्या क्या चेंजिंग आती है, तो उगोनियम में देखिए न्यूक्लियस में क्या चेंजिंग आ रही है, साइटोप्लाज्म अभी हम देखेंगे। तो पहले न्यूक्लियस का साइज बढ़ जाएगा जिससे नंबर ऑफ न्यूक्लियोलस भी बढ़ जाएंगे। फॉर्मेशन ऑफ लैम्ब्रूस क्रोमोसोम का फॉर्मेशन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे एक्टिविटी ऑफ डीएनए, इसके अंदर का जो डीएनए है ये हमारा न्यूक्लियस है। इसके अंदर का जो डीएनए है वो डीएनए की एक्टिविटी ज़्यादा से मतलब बढ़ जाएगी। एक्टिविटी बढ़ने के बाद डीएनए हमारा आरएनए फॉर्म करने लगेगा। जीन एम्प्लीफिकेशन स्टार्ट हो जाएगा। जीन एम्प्लीफिकेशन
जीन एम्पलीफिकेशन। तो ये हो गया हमारा कहाँ पे, न्यूक्लियस में। अब हम देखेंगे साइटोप्लाज्म में, इसके साइटोप्लाज्म में क्या क्या चेंजिंग आएंगी। इतनी चेंजिंग हो गई ग्रोथ में न्यूक्लियस में। अब हम इसके साइटोप्लाज्म में चेंजिंग देखेंगे। तो साइटोप्लाज्म में चेंजिंग क्या होगी वो हम देख लेते हैं। ठीक है, अब यदि हम देखें जैसे जैसे न्यूक्लियस में चेंजिंग हुई इसी तरह इसके साइटोप्लाज्म में भी चेंजिंग हो जाती है इसके। तो साइटोप्लाज्म में क्या क्या चेंजिंग होगी, तो पहले देखिए नंबर ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, मतलब इंक्रीज प्रोटीन सिंथेसिस बढ़ जाएगा। अब प्रोटीन सिंथेसिस की वजह से इसका साइटोप्लाज्म सिंथेसिस हो जाएगा, साइटोप्लाज्म सिंथेसिस होने लगेगा और साइटोप्लाज्म की क्वांटिटी बढ़ जाएगी, साइटोप्लाज्म की क्वांटिटी बढ़ जाएगी। सेलुलर ऑर्गेनल्स का साइज बढ़ जाएगा, सेलुलर ऑर्गेनल्स का साइज बढ़ेगा तो एक का भी साइज बढ़ जाएगा। मेनली जो सेलुलर ऑर्गेनल्स बढ़ते हैं इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रियल, गोल्जी बॉडी होते हैं। ठीक है, उसके बाद इन तीनों एक रिंग में अरेंज हो जाते हैं जिस रिंग को हम बोल देते हैं वॉल्बियानी वाइटेलाइन रिंग। तो इस तरह से इसके साइटोप्लाज्म में चेंजिंग आ जाती है। ठीक, अब जब इसके साइटोप्लाज्म में चेंजिंग आती है तो साइटोप्लाज्म में जो चेंजिंग है, जो इंक्रीज होता है तो क्या होता है देखिए। तो इसके साइटोप्लाज्म में कैसे चेंजिंग आती है, तो ये हो गया हमारा न्यूक्लियस, ये हो गया हमारा न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के बाद ये इसका साइज थोड़ा बड़ा हो गया, साइज बड़े होने के वजह से इसमें क्या होगा देखिए, ये तो हमारी है जोना पेडोसिडा, ये वाइटेलाइन मेम्ब्रेन, अंदर प्राइमरी मेम्ब्रेन है ना। जोना पेलोसीडा जो होगी मेम्ब्रेन ये ह्यूमन में होगी और वाइटेलाइन मेम्ब्रेन अदर एनिमल्स, कोई अदर एनिमल है तो वाइटेलाइन मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी और ह्यूमंस में है तो जोना पेलोसीडा प्रेजेंट होगा और ये जो हमारी प्राइमरी मेम्ब्रेन होती है। अब इसके अंदर मैंने क्या बताया कि इसके साइटोप्लाज्म में जब इंक्रीज होगा इसका न्यूक्लियस भी थोड़ा इंक्रीज हो जाएगा। जैसे ही न्यूक्लियस इंक्रीज हुआ इसका साइटोप्लाज्म भी इंक्रीज हो जाता है और साइटोप्लाज्म जब इंक्रीज होगा तो इसके अंदर के जो माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी है ना, ये सब बढ़ जाएंगे इनकी क्वांटिटी। तो जैसे ये हो गया हमारा माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्जी बॉडी, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक, गोल्जी बॉडी के बाद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, तो ये एक रिंग फॉर्म कर देते हैं, गोल्जी है ना, ये एक रिंग फॉर्म कर देता है जिस रिंग को हम बोलते हैं बॉल बियानी वाइटेलाइन रिंग, बॉल बियानी वाइटेलाइन रिंग है ना। तो ये हो गया बॉल बियानी वाइटेलाइन रिंग। अब क्या होगा, ये जो बॉल बियानी वाइटेलाइन रिंग है तो ये रिंग एक लीनियरली अरेंज हो जाएगी जिसको हम बोलेंगे कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स। ये जो रिंग है एक सीक्वेंस में अरेंज हो जाएगी। कैसे अरेंज हो जाएगी तो हम इसको देखेंगे। ये हमारी रिंग ऐसे हो जाएगी, ये तो न्यूक्लियस, न्यूक्लियस, प्राइमरी मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस के बाद प्राइमरी मेम्ब्रेन, प्राइमरी मेम्ब्रेन के बाद जोना पेलोसिडा या वाइटेलाइन मेम्ब्रेन, प्राइमरी मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस।
ठीक है। अब यहाँ मैंने क्या बोला कि ये एक लीनियरली अरेंज हो जाएंगे, जिसको हम बोलेंगे कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स, मतलब कि ये ऐसे। माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, इस पूरे को हम बोलेंगे कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स। और ये हमारा कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स के बाद ये जो हमारा बना, ये हो जाता है हमारा प्राइमरी ओसाइट। क्या हो जाएगा ये? प्राइमरी ओसाइट। यहाँ पे न्यूक्लियस भी प्राइमरी ओसाइट में ऐसे 2n लिख दीजिए, है ना। ये न्यूक्लियस यहाँ पे 2n है। अब इस प्राइमरी ओसाइट में बर्थ के टाइम पे क्या होगा, तो हम यहाँ पे देखते हैं। यदि हम अब ये मान लीजिए कि ये हमारा क्या है, प्राइमरी oocyte, जो कि अभी तक 2n है। और वहां से यहाँ से हमारा प्राइमरी oocyte तक का पूरा ये वाला फेज ग्रोथ फेज था, याद रखिए, है ना। ये वाला फेज पूरा क्या था? ग्रोथ फेज था। अब प्राइमरी oocyte में यदि हम बात करें, तो प्राइमरी oocyte में होगा मियोसिस फर्स्ट। अब मियोसिस फर्स्ट में जो न्यूक्लियस होता है 2n से n हो जाता है। अब समझिए, प्राइमरी oocyte है, प्राइमरी oocyte के जब इसका बर्थ होगा, है ना, बर्थ के बाद प्राइमरी oocyte रहेगा अप टू प्यूबर्टी। बर्थ से प्यूबर्टी एज तक आने तक प्राइमरी oocyte रहेगा। और जैसे ही प्राइमरी oocyte का ओवुलेशन होगा, तो ये प्राइमरी oocyte किस में कन्वर्ट हो, मतलब जैसे ही ओवुलेशन होगा, ओवुलेशन होने के जस्ट पहले प्राइमरी oocyte सेकेंडरी oocyte में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब इसमें मियोसिस होगा और ये प्राइमरी oocyte हमारी सेकेंडरी oocyte में कन्वर्ट हो गई। सेकेंडरी oocyte में कन्वर्ट हो गई और एक बन गया फर्स्ट पोलर बॉडी। इसमें क्या होता है कि प्राइमरी oocyte से जब ये सेकेंडरी oocyte और फर्स्ट पोलर बॉडी बनती है, तो इसका जो साइटोप्लाज्म है, तो साइटोप्लाज्म का अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। यहाँ पे क्या होता है, साइटोप्लाज्म अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब कि प्राइमरी oocyte से सेकेंडरी oocyte में साइटोप्लाज्म पूरा आ जाता है, और आपके जो फर्स्ट पोलर बॉडी में है, यहाँ पे वेरी लेस क्वांटिटी साइटोप्लाज्म, है ना। साइटोप्लाज्म की बहुत लेस क्वांटिटी रहती है, जिस वजह से इसकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है, मतलब ये डिस्ट्रॉय हो जाता है। कुछ टाइम बाद ये क्या हो जाता है, फर्स्ट पोलर बॉडी डिस्ट्रॉय हो जाता है, क्योंकि इसमें बहुत कम क्वांटिटी में क्या होता है, साइटोप्लाज्म, तो इसको फूड नहीं मिल पाता सही से। ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, जो हमारा सेकेंडरी oocyte है, तो सेकेंडरी oocyte ओवुलेशन के बाद सेकेंडरी oocyte
ओवुलेशन के बाद ये कहाँ पहुंच गया? फैलोपियन ट्यूब के एम्पुला वाले पार्ट में। ओवुलेशन के बाद फैलोपियन ट्यूब के एम्पुला वाले पार्ट में पहुंच गया। अब यदि इसका फर्टिलाइजेशन हो गया, यदि इसका फर्टिलाइजेशन हो गया तो हमारा सेकेंडरी oocyte बना देता है क्या? ओबम। क्या बना देगा? ओबम और एक और पोलर बॉडी, है ना। तो हो जाएगी सेकेंड पोलर बॉडी, है ना। यदि फर्टिलाइजेशन हो गया मतलब कि जैसे ही सेकेंडरी oocyte एम्पुला वाले पार्ट में पहुंचा, और सेकेंडरी oocyte जब एम्पुला वाले पार्ट में पहुंचेगा और ये स्पर्म के कांटेक्ट में आएगा, है ना। मतलब कि फर्टिलाइजेशन यानी कांटेक्ट विथ स्पर्म। यदि ये स्पर्म के साथ कांटेक्ट में आएगा, कांटेक्ट विथ स्पर्म, यदि स्पर्म के साथ कांटेक्ट में आएगा तभी इस ओवम में कन्वर्ट होगा। ओवम में कन्वर्ट होगा और एक और पोलर बॉडी, सेकेंड पोलर बॉडी बन गई। ठीक, कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि oogenesis में कितने पोलर बॉडी मिलते हैं, और ऑप्शन में रहता है 2 और 3। एक ऑप्शन में रहता है 1 और 2, तो 2 तो बनी रही है। कभी कभी क्या होता है 2 से 3 पोलर बॉडी बन जाती हैं। कैसे 2 से 3 पोलर बॉडी बन जाती हैं? तो यहाँ पे क्या होता है, जो हमारा ये फर्स्ट पोलर बॉडी है, तो फर्स्ट पोलर बॉडी में भी कभी कभी डिवीजन हो जाता है और ये 2 और पोलर बॉडी बना देती है। ठीक है, तो यहाँ हो जाता है, ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया पहला, ये हो गया दूसरा, और ये हो जाता है तीसरा पोलर बॉडी। तो आप याद रखिए कि जो oogenesis में है उसमें 2 से 3 पोलर बॉडीज भी फॉर्म हो सकती हैं। ठीक, तो ये हो गया हमारा oogenesis का कंप्लीट प्रोसेस। इसको यदि आप लोग एक बार रिवीजन करें तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि oogenesis में सबसे पहले देखिए oocyte था जिसको प्रीमोर्डियल जर्मिनल एपिथेलियम जो डिप्लॉन्टिक था 2m था। यहाँ पे मैंने क्या किया, माइटोसिस हुआ, माइटोसिस के बाद oogonia बना जो 5th मंथ ऑफ इंट्रायूटेराइन लाइफ में था। 5th मंथ के बाद उसी oogonia में क्या हुआ, जो 7 मिलियन थे, उसी oogonia में क्या हुआ, इनलार्जमेंट हुआ। ठीक है, जब इनलार्जमेंट हुआ तो वहां से ग्रोथ फेज स्टार्ट हो गया। ग्रोथ फेज स्टार्ट होने के बाद उसके न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म दोनों में कोई ना कोई चेंजिंग आई, और साइटोप्लाज्म में चेंजिंग आई, न्यूक्लियस में चेंजिंग आई, जो कि मैंने आपको बता दिया उसका। ठीक है, न्यूक्लियस का साइज बढ़ गया, न्यूक्लियोलस की संख्या बढ़ गई, वो क्या बोलते हैं आपका लैम्ब्रूस क्रोमोसोम का फॉर्मेशन हो गया। फिर यदि हम बात करें साइटोप्लाज्म में तो प्रोटीन सिंथेसिस हो गई। इस तरह के साइटोप्लाज्म में भी सारी चीजें इंक्रीज हुई। अब यदि हम देखते हैं फिर वहां से हमारा प्राइमरी oocyte बन गया, और प्राइमरी oocyte तक मतलब कि oogoनियम से प्राइमरी oocyte तक की फेज को हमने क्या बोल दिया, ग्रोथ फेज। उसके बाद हम देखें तीसरा फेज जो हमारा था, तो ये प्राइमरी oocyte टू ओबम, है ना। मतलब कि प्राइमरी oocyte टू ओबम तक का जो फेज हमारा तीसरा फेज होता है, जिसको हम बोलते हैं मैच्यूरेशन फेज। क्या बोलेंगे, मैच्यूरेशन फेज। तो ये हो गया हमारा मैच्यूरेशन फेज, और मैच्यूरेशन फेज में हमारा कंप्लीट ओबम बन गया। तो आप एक चीज याद रखिए, आपको क्या याद रखना है, जो हमारा स्पर्मेटोजेनेसिस होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस में 1 प्रोसेस में 4 स्पर्म फॉर्म होते हैं। लेकिन यानी ये जो oogenesis होता है तो इसके 1 प्रोसेस में ओनली 1 ओवम फॉर्म होता है। ठीक है, ये भी आपके एग्जाम में बहुत आता है। तो ये हो गया हमारा oogenesis। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एग, है ना, या ओवम। ठीक, तो चलिए इसको आप नोट कर लीजिए अच्छे से। जो डाउट हो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए। थैंक यू सो मच।